स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे 13 मार्च 2022 को जो एडुटेरिया की तरफ से टेस्ट नंबर 11 करवाया गया है उसके टेस्ट सीरीज़ के बारे में। पूरे 150 क्वेश्चन का आंसर, उसका एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन हम इस वीडियो में देखेंगे। और ये जो है जो शुरू से जो ज्वाइन किए हुए थे उनके लिए टेस्ट नंबर ये 11 हो जाएगा, और जो 5 टेस्ट सीरीज़ का चलवाया जा रहा है उसका ये तीसरा टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न मत कीजिएगा। जो 5 टेस्ट सीरीज़ का जो करवाया जा रहा था न्यू टेस्ट सीरीज, उसमें ये तीसरा नंबर पे है, और ये जो पहले से ज्वाइन किए थे उनको भी ये दिया जा रहा है, तो ये टेस्ट नंबर 11 उनके लिए हो जाएगा। और ये 13 मार्च 2022 को ये एग्ज़ाम हुआ था। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसका टेस्ट सीरीज़। देखिए हमारे पास जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। तो मैं केवल इसमें, आपको पता होगा, केवल मैं हिंदी में ही यूट्यूब पे डिस्कशन करवाता हूँ। ठीक है, और जो पीडीएफ है वो मैं अपना इंग्लिश और बाइलिंगुअल में पीडीएफ सेंड कर देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। चलिए यहाँ पे आइए। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर दिए ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। पहला नंबर क्वेश्चन में ये, निम्न में से कौन सी प्रजाति हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई जाती थी? तो यहाँ पे जो है वो सभी प्रजाति जो थी वो हड़प्पा सभ्यता में पाई जाती थी। भूमध्य सागरीय, प्रोटोस्टेरॉइड, अल्पाइन और मंगोलॉइड, ये सभी पाई जाती थी। तो ऑप्शन ई हो जाएगा। कोई भी इनमें से असत्य नहीं है, यानी कोई भी नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे पूछा नहीं पाई जाती थी, तो यहाँ पे सभी पाई जाती थी, तो ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा में, निम्नलिखित में से किसने तिब्बत को आर्यों के मूल निवास स्थल के रूप में बताया था? तिब्बत को, तो ये जो थे दयानंद सरस्वती थे जिन्होंने तिब्बत को आर्यों के मूल निवास स्थल बताया था, कि आर्यों का जो मूल निवास स्थल था वो तिब्बत है, ये दयानंद सरस्वती ने बताया था। और याद कर ले, और बाल गंगाधर तिलक का पूछता है, तो बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का जो मूल निवास स्थल था वो उत्तरी ध्रुव को बताया था। नेक्स्ट आइए तीसरे नंबर पे, यहाँ पे मिलान करना है। तो तीसरा में देख लीजिए, अंक का जो हो जाएगा वो चंपा हो जाएगा, मगध का जो हो जाएगा राजगीर हो जाएगा राजधानी, और काशी का जो राजधानी है वो वाराणसी हो जाएगा, और वत्स का जो है वो कौशाम्बी हो जाएगा। तो इस तरह से इसका तीसरा का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए चौथे नंबर में, बोला निम्नलिखित नगरों में किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? तो महावीर से यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। लुम्बिनी से जो है वो महावीर का संबंध नहीं है। लुम्बिनी जो है वो गौतम बुद्ध का जन्म स्थल है। नेक्स्ट है ये पांचवा नंबर में, पांचवा नंबर यहाँ पे बोल रहा है कि भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो पांचवा का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी। नगर संस्कृति पहले आया था हड़प्पा कालीन सभ्यता के दौरान, उसके बाद फिर वैदिक काल में आपका लोहे का हल आया, और उसके बाद आहत का जो सिक्के था वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आया था, और सोने का सिक्का जो है वो 2nd सेंचुरी के दौरान ये आया था। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए छठा नंबर में, महात्मा बुद्ध का निर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पद चिन्ह इसका प्रतीक चिन्ह है, और पीपल का जो बोधि वृक्ष है वो ज्ञान का प्रतीक चिन्ह है, और कमल जो है वो जन्म का प्रतीक चिन्ह है। नेक्स्ट आइए सातवां नंबर में, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो सातवां का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए। नालंदा के विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन किया था, और जिस समय ये हेनसांग अध्ययन कर रहे थे नालंदा में, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे वो शीलभद्र थे। आठवां में आइए, आठवां नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? खरोष्टी लिपि में यहाँ पे 2 जगह पाया गया था, एक साहबजगढ़ी में और एक मानसेहारा में, और ये फिलहाल पाकिस्तान में इसका क्षेत्र है। तो ऑप्शन ई इसका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आइए 9 नंबर में, गांधार कला शैली निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय तथा यूनानी कला का, और इसी को हम लोग बोलते हैं यूनानी बौद्ध एवं इंडो ग्रीक कला भी इसे ही कहा जाता है। नेक्स्ट आइए 10 नंबर में, गुप्त काल में खील किस प्रकार की भूमि थी? तो खील जो याद रखिएगा, खील जो थी वो ऑप्शन सी हो जाएगा। जो भूमि जोती नहीं जाती थी वो खील होती थी, और पशुओं के चारा योग्य भूमि ये गोचर कहलाती थी,
और बिना जोती हुई जंगली भूमि अपृहत कहलाती थी, और खेती के लिए उपयुक्त भूमि जो थी वो क्षेत्र कहलाती थी। नेक्स्ट आइए 11 नंबर में, निम्नलिखित में से किसे पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महिपाल को दूसरा संस्थापक पाल वंश का माना जाता है। नेक्स्ट आइए 12 नंबर में, सल्तनत काल में ताजुल मासीर की रचना निम्न में से किसने की थी? तो 12 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हसन निजामी ने। नेक्स्ट आइए 13 नंबर में, विजयनगर साम्राज्य में किस वंश की स्थापना सबसे पहले हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संगम वंश की स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ था। हरिहर बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर किया था। नेक्स्ट आइए 14 नंबर में, निम्नलिखित में से किस शासक ने भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों में राज्य का हिस्सा निर्धारित करते हुए दरों की सूची तैयार की थी? तो 14 का इसका सही आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 15 नंबर में, बोरा मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको मक्का का द्वार कहा जाता था? तो 15 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरत को यहाँ पे मक्का का द्वार कहा जाता था, क्योंकि मुगल काल में जो मक्का जाया जाता था वो सूरत के बंदरगाह से ही होकर के जाया जाता था। तो 16 नंबर में आइए, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किस धातु के बने होते थे? तो ये हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्के जो टंका होते थे वो चांदी के और ससगनी भी जो थे चांदी के बने होते थे, जबकि जीतल जो था वो तांबा का बना होता था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 17 में, हुमायूं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सबसे पहले लड़ा गया था? तो 17 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, देवरा का युद्ध 1531 ईस्वी में, चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज या विलग्राम का युद्ध 1540 में, और सरहिंद का युद्ध 1955 में। नेक्स्ट आइए 18 नंबर में, किस अधिनियम के माध्यम से यह उपबंध किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है? तो ये जो था ये जो उपबंध किया गया था वो किया गया था आपको इसमें 1873 का अधिनियम में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1873 का अधिनियम में, और 1 जनवरी 1884 ईस्वी को औपचारिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया था। तो 2 डेट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए 19 नंबर में, निम्नलिखित में से किस मराठा सरदार ने सर्वप्रथम सहायक संधि स्वीकार की थी? तो 19 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने, और ये दिसंबर 1802 में बसीन की संधि के द्वारा ये सहायक संधि स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट आइए 20 नंबर में, बोरा किस गवर्नर जनरल के समय सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो 20 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड एलनबेरो के द्वारा, और इनका जो कार्यकाल था वो 1842 से लेकर 1844 तक था, और इनका जो 1843 में इन्होंने दास प्रथा का भी अंत किया था। इन्हीं के कार्यकाल में दास प्रथा का अंत हुआ था। नेक्स्ट आइए 21 नंबर में, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस ने। 22 नंबर में आइए, किस वर्ष गांधी दास पैक्ट हुआ था? तो 22 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 1924 ईस्वी में, और दास पैक्ट में गांधी और CR दास और नेहरू शामिल थे। नेक्स्ट आइए 22 हो गया। नेक्स्ट आइए 23 नंबर में 23 नंबर, हाँ 23 बोल रहा है कि असहयोग आंदोलन, 1 मिनट, 23 जो बोल रहा है असहयोग आंदोलन को औपचारिक तौर पर किस स्थान पर स्थगित किया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, बारदोली में, क्योंकि देखिए 12 फरवरी 1922 को यहाँ पे क्या हुआ था कि निर्णय लिया गया था कि चौरा चौरी कांड के कारण इसको स्थगित कर दिया गया था। तो 12 फरवरी 1922 को बारदोली अधिवेशन में ये निर्णय लिया गया था, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 24 में ये बोरा, निम्नलिखित में से किस वायसराय को ओवेन मेरिडीथ के नाम से भी जाना जाता था? तो 24 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड लिटन को। इसका कार्यकाल था जो 1876 से 1880 के बीच में। असल में क्या था कि लॉर्ड लिटन जो थे वो साहित्यकार भी थे, और वो ओवेन मेरिडीथ के नाम से अपने साहित्य लिखा करते थे। नेक्स्ट आइए 25 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन 1817 में
स्थापित कलकत्ता के हिंदू कॉलेज से संबंधित नहीं थे। तो 25 का जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, विलियम जोन्स इनसे संबंधित नहीं थे। यहाँ पे नोट कर ले कि इसी कॉलेज को, हिंदू कॉलेज को ही 1885 में प्रेसिडेंसी कॉलेज का नाम कर दिया गया। नेक्स्ट आइए 26 नंबर में। नेक्स्ट आइए 26 नंबर में क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस पार्टी एवं संस्था ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया था। यहाँ पे पूछ रहा है कि समर्थन किया था, तो यहाँ पे देख ले, हिंदू महासभा था जो उन्होंने समर्थन नहीं किया था, कम्युनिस्ट पार्टी भी समर्थन नहीं किया था, और मुस्लिम लीग भी समर्थन नहीं किया था, और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब भी समर्थन नहीं किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है ये 27 नंबर में, किस तिथि को वायसराय वेवेल ने शिमला सम्मेलन का असफल घोषित कर दिया था। तो 27 का ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 जुलाई 1945 को असफल घोषित कर दिया गया था। शिमला सम्मेलन का जो आयोजन था वो 25 जून से 14 जुलाई तक किया गया था 1945 तक। नेक्स्ट है ये 28 नंबर में, बोल रहा है कि 1776 ईस्वी में बंगाल में हुए फकीर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो 28 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि देखिए, चिराग अली शाह और मजनू शाह दोनों ने मिलकर इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है ये 29 नंबर में बोला है कि लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो 29 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल दोनों जो थे वो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किए थे। तो ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट आइए 30 नंबर में, बोरा 1913 में सचिंद्र नाथ सन्याल ने किस स्थान पर अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना में। नेक्स्ट आइए 31 नंबर में 31 नंबर बोल रहा है कि मुंगेर में बरिया ताल विरोध का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बकास्त भूमि की वापसी की मांग। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 32 नंबर में 32 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का संबंध होम रूल लीग आंदोलन से नहीं था। तो 32 का सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। 32 का आंसर ए हो जाएगा, एच.एस. ऑलकॉट का। और एच.एस. ऑलकॉट जो है वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित है, जबकि इनमें सभी जो है वो होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित थे। 33 नंबर में आइए, पूना पैक्ट में प्रांतीय विधानमंडलों की कितनी सीटों को दलितों के लिए सुरक्षित रखने का प्रावधान किया गया था। तो 33 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए, 147 सीटों को दलितों के लिए सुरक्षित रखने का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट आइए 34 नंबर में, बिहार से प्रकाशित होने वाला प्रथम उर्दू अखबार था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नूरुल अनवार। ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए 35 नंबर में, किस आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों द्वारा स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट आइए 36 नंबर में, यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो 36 के यहाँ पे नोट कर ले आप लोग, क्यों यहाँ पे सभी जो कथन दिए गए हैं वो सभी जो है वो सत्य है। यानी कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार प्रांत में शांति स्थापना हेतु बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना की गई थी, सही है। वहीं पे असहयोग आंदोलन के दौरान शाहबाद जिले के डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन चला गया था, ये भी सही है। उसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1929 में बिहार की यात्रा की एवं किसानों में राजनीतिक चेतना जगाने का प्रयास किया, ये भी सही है। और पटना से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका युवक क्रांतिकारी विचारधारा का समर्थक थी, ये भी सही है। तो ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट आइए 37 नंबर में 37 में बोल रहा है कि स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में क्या असत्य है। तो यहाँ पे देख ली, यहाँ पे ऑप्शन ए है, बोल रहा है कि 1893 ईस्वी में पेरिस में आयोजित प्रथम धर्म सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था, ये जो है असत्य है। बाकी इसमें सभी जो है वो सत्य है। यानी कि इन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी और कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की स्थापना की, सही है। 1 मई 1897 को कलकत्ता के पास बारानगर में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, ये भी सही है। और इसके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था, ये भी सही है। यहाँ पे एक चीज़ नोट कर ले कि ऑप्शन ए तो गलत है,
1893 में जो हुआ था वो पेरिस में नहीं हुआ था, बल्कि शिकागो अमेरिका में हुआ था। और पेरिस में हुआ था द्वितीय धर्म सम्मेलन हुआ था 1900 ईस्वी में, जिसमें भी स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम धर्म सम्मेलन 1893 शिकागो अमेरिका में भी भाग लिया था स्वामी विवेकानंद ने, और द्वितीय धर्म सम्मेलन 1893 पेरिस में भी स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। नेक्स्ट आइए 38 नंबर। 38 में बोल रहा है कि कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में हुई थी। तो देखिए यहाँ पे भारत शासन अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव हुआ था 1940 में, बेवेल योजना था 1945 और क्रिप्स मिशन था 1942। तो यहाँ पे बोलिए सबसे बाद में यहाँ पे कौन सा हुआ था। तो बेवेल योजना जो था वो सबसे बाद में हुआ था 1945। नेक्स्ट आइए 39 में बोल रहा निम्नलिखित में से किस बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल, दोनों के कारण, दोनों के विरोध के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ए और बी दोनों। नेक्स्ट आइए 40 नंबर में बोला निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमलित नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शारदा एक्ट लॉर्ड लिपन के वायसराय के कार्यकाल में नहीं, बल्कि ये जो शारदा एक्ट जो आया था 1929 में, उस समय वायसराय जो थे वो लॉर्ड इरविन थे। ठीक है, तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। और शारदा एक्ट में क्या किया गया था कि विवाह का जो उम्र था वो बालक का 18 वर्ष और बालिका का 14 वर्ष घोषित किया गया था। नेक्स्ट है 41 नंबर में बोला कि बिहार सरकार का मिशन 5.0 निम्नलिखित में से क्या संबंधित है। और इसको मिशन 5.0 को कभी कभी मिशन 5.0 भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका है ऑप्शन बी, वृक्षारोपण से संबंधित है। और इसका जो लक्ष्य है वो वर्तमान में जो 15% हरित क्षेत्र है उससे बढ़ा करके हरित क्षेत्र को 17% तक करना है। 42 में आइए, किस देश ने भारत में खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं से युक्त अपनी पहली मेगा फूड पार्क परियोजना की शुरू की है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन है, इटली ने भारत में। नेक्स्ट आइए 43 में बोल रहा है कि स्वामित्व योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे स्वामित्व योजना के बारे में बोल रहा है ये केंद्रीय योजना है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है। नेक्स्ट है ये 44 नंबर में, युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच फरवरी 2021 में आयोजित एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अमेरिका और भारत के बीच। नेक्स्ट आइए 45 नंबर में, निम्न में से कौन हाल ही में यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्ष चुनी गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोबर्टा मेट्सोला। नेक्स्ट आइए 46 नंबर में बोला निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने स्वतंत्रता संग्राम पर जरा याद करो कुर्बानी शीर्षक से एक पॉडकास्ट श्रृंखला शुरू की है। तो यहाँ पे ऑप्शन 46 का सी हो जाएगा, संस्कृति मंत्रालय ने। ठीक है, नेक्स्ट आइए 47 में बोल रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक नए राज्य सैनिक बोर्ड को मंजूरी दी गई है। तो 47 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, लद्दाख को। और यहाँ पे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो बोलते हैं कि जैसे पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ आप लोग को पता होगा कि हमारे टेलीग्राम पेड ग्रुप में ही सेंड किया जाता है। अगर आप लोग भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें मेल कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोग को सारा प्रोसेस दे दिया जाएगा। और मेल आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग मेल करें और वहाँ से आपको लिंक दे दिया जाएगा कि प्रोसेस सारा बता दिया जाएगा। नेक्स्ट है 48 नंबर में, 48 जो बोल रहा है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्थानीय व्यवसायों और स्वयं सहायता समूहों SHG को सशक्त बनाने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट है 49 नंबर में, बोरा निम्नलिखित में से कौन औपचारिक रूप से इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, स्काई रूट एरोस्पेस। नेक्स्ट है 50 नंबर में, बोरा की हाल ही में नई दिल्ली में फिट इंडिया क्यूज जो फिटनेस और खेल पर पहली बार क्यूज है का शुभारंभ किसने किया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुराग सिंह ठाकुर जो कि केंद्रीय खेल मंत्री हैं। नेक्स्ट है 51
51 में बोल रहा है कि किस देश ने अंतरिक्ष में एक नया रिमोट सेंसिंग उपग्रह योयो गन 33 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, यहाँ पे नाम से अगर पकड़िएगा तो ये जापान से भी मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोग को, तो याद रखिएगा योयो गन जो है वो चीन से है। नेक्स्ट आइए 52 नंबर में, किस देश की अध्यक्षता में सरकार के प्रमुखों की एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन परिषद की 20वीं बैठक आयोजित की गई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए कजाकिस्तान में, और कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान में। नेक्स्ट आइए 53 में, अक्टूबर 2021 में किस क्रिकेटर को मेलबोर्न क्रिकेट क्लब यानी कि एमसीसी की आजीवन सदस्यता से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे दो लोगों को सम्मानित किया गया है, एक जवागल श्रीनाथ को और एक हरभजन सिंह को। तो ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ए और बी बोथ। नेक्स्ट आइए 54 नंबर में, टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? तो इसे याद कर ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन डी हो जाएगा मीराबाई चानू ने। और यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग नोट कर लीजिएगा कि मीराबाई चानू जो थी वो 44 केजी वर्ग में वेट लिफ्टिंग की थी, यानी कि भारोत्तोलन की थी, भार उठाई थी। कितना उठाई थी? तो 202 किलो इन्होंने भार उठाया था। तो इनको 44 केजी वर्ग में रजत पदक इनको मिला था। नेक्स्ट आइए 55 बोल रहा है कि हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे नया गणराज्य बन गया है? तो ये याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 55 नंबर, ये हो जाएगा ऑप्शन सी बारबाडोस। और ये ब्रिटिश उपनिवेश के 400 साल बाद इसे गणतंत्र घोषित किया गया है। नेक्स्ट आइए 56 में, देखिए यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों है, तो दोनों का जो क्वेश्चन पेपर है उसका एक्सप्लेनेशन है वो सभी मैं अपने पेड ग्रुप में ही सेंड करता हूँ। पेड ग्रुप के लिए आप हमें ईमेल करें, वहाँ पे आपको प्रोसेस दे दिया जाएगा। मैं अपने हमारे ईमेल एड्रेस को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है लिंक, ठीक है। और आप लोग कमेंट ज़्यादा मत कीजिएगा पीडीएफ को लेकर के, क्योंकि आप लोग शुरू से ही मैंने वो बता दिया था, बहुत सारे लोग ज्वाइन किए हुए हैं। नेक्स्ट है 56 में, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए ने अपने अगले ऑर्बिटर के रूप में किसे चुना है जो 2030 के दशक में किसी समय शुक्र ग्रह की यात्रा करेगा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इनविजन। ऑप्शन ए इसका सही है, इसमें नासा का भी सहयोग है। नेक्स्ट आइए 57 में, बुरा हाल ही में कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो ये यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहले जो थी वो सऊदी अरब था, लेकिन अब इसको रिप्लेस करके संयुक्त राज्य अमेरिका जो है सेकेंड नंबर पोजीशन पे आ गया है, यानी कि दूसरी जो है वो सबसे बड़ी आपूर्तिकर्ता बन गया। और सऊदी अरब जो है थर्ड नंबर पे है, और पहले नंबर पे आपका देखिएगा वेनेजुएला है, ठीक है। नेक्स्ट आइए 58 में, आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में निम्नलिखित में से किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक को। नेक्स्ट आइए 59 में, लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ SS 2003 to 2020 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए सलमान रुश्दी के द्वारा। और सलमान रुश्दी जो है वो भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। नेक्स्ट आइए 60 नंबर में, विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो यहाँ पे 2021 की जो मेजबानी था वो ऑप्शन बी हो जाएगा पाकिस्तान ने किया था। और विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का जो थीम था वो री इमेजिन, रिक्रिएट और रीस्टोर था। नेक्स्ट आइए 61 नंबर में, बोल रहा है कि विश्व बौद्धिक संपदा में यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के संगठन के अनुसार ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो पिछले बार से 2 पोजीशन इसमें सुधार हुआ है, तो अब इसका 46 हो गया है, और वहीं पे 2020 में इसका 48 था। नेक्स्ट आइए 61 हो गया। नेक्स्ट आइए 62 नंबर में 62 में, बोला निम्नलिखित में से कौन कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी RS शर्मा, ठीक है। नेक्स्ट आइए 62 हो गया। 63 में आइए, यहाँ पे 63 में बोला जा रहा है कि 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों की शहादत को चिन्हित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दिन हर साल वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो ये याद रख ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन डी हो जाएगा 26 दिसंबर को। और गोविंद सिंह के जो 2 पुत्र थे जिनकी शहादत हो गई थी, वो उनके पुत्रों का नाम क्या था? तो एक का नाम था जोरावर सिंह और दूसरे का नाम था फतेह सिंह।
नेक्स्ट आइए 64 नंबर में, बोल रहा है कि 9 जनवरी 2022 को भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गया है? तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन डी, भरत सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है ये 65 नंबर में, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनवरी 2022 में 100% एलपीजी गैस कवरेज वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है ये 66 में, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास स्थित 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट है ये 67 में, निम्नलिखित में से किस शहर को अब स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत भारत की पहली वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदौर को। नेक्स्ट आइए 68 में, कौन सा देश जीवाश्म मुक्त स्टील यानी कि फॉसिल फ्री स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वीडन। और ये जो है पहला इसका उत्पादन शुरुआत होगा वो 2026 से इसका उत्पादन शुरुआत होगा, और फिलहाल ये वोल्वो को दिया गया है टेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट है ये 69 में, बोला निम्नलिखित में से किसे साहित्य के लिए 2021 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, अब्दुल रज्जाक गुलराह को। नेक्स्ट आइए 70 नंबर में, 70 नंबर बोल रहा है, 70 में आइए 70 बोल रहा है कि भारतमाला 2 परियोजना के तहत पटना और निम्नलिखित में से किस शहर के बीच एक पहुंच प्रतिबंधित एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा? तो ये हो जाएगा पटना टू कोलकाता, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 71 नंबर में, टॉर्च, सर्चलाइट और वाहनों की हेडलाइट्स में बल्ब रखा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, परावर्तक के फोकस के बहुत करीब, ताकि जो फोकस है लाइट का वो पैरेलल हो सके। नेक्स्ट आइए 72 नंबर में, विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, तो ये एक अदिश राशि है यानी कि एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट आइए 73 नंबर में, एसी जनरेटर यानी कि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर यह काम करता है। नेक्स्ट आइए 74 नंबर में, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को क्रमशः किस लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो 74 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि मायोपिया को अवतल लेंस के द्वारा और हाइपरमेट्रोपिया को उत्तल लेंस के द्वारा। अवतल को बोलते हैं कनकेव और उत्तल को बोलते हैं कॉन्वेक्स। नेक्स्ट आइए 75 नंबर में, एक पिंड का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, तो उसका वजन यानी कि भार कितना होगा? तो ये W=mg कर दीजिए, और m यानी कि मास का भार दे दिया गया है 2 ग्राम, और g का जो वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी g जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो यहाँ पे 19.6 न्यूटन हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 76 नंबर में, बोरा कि किस वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है? तो यहाँ पे देखिए W= जो होता है यानी किया गया जो कार्य होता है वो F×D होता है, यानी F.D होता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लीजिएगा कि F. जब D होता है तो F.D होता है यानी कि डॉट प्रोडक्ट है, तो FD cos थीटा हो जाएगा, तो FD cos थीटा यहाँ पे हो जाएगा पूरा, और ये जो है वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 77 नंबर में, 77 नंबर बोल रहा है कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ने में सक्षम होते हैं, इसके लिए वह ध्वनि की किस विशेषता का उपयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्ट्रासोनिक वेव का ये यूज करते हैं। नेक्स्ट आइए 78 में, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन वस्तु की सभी स्थितियों के लिए एक आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है? तो 78 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे देखिए 2 और 3 यानी कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस जो है वो हमेशा जो है वो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो 2 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 79 नंबर में, ऊष्मा के अच्छे अवशोषक यानी एब्जॉर्बर हैं, तो देखिए जो सबसे अच्छे एब्जॉर्बर होंगे वो सबसे अच्छे उत्सर्जक भी होंगे यानी कि इमीटर होंगे, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 80 नंबर में, तापमान का मात्रक क्या है? तो तापमान का एसआई मात्रक पूछ रहा है, तो ये एसआई मात्रक जो होता है वो केल्विन होता है। नेक्स्ट है 81 नंबर में, बोला आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है? यहाँ पे आवर्त पूछ रहा है किसका मान दर्शाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधान क्वांटम संख्या यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का। नेक्स्ट है 82 नंबर में, बोला निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करें,
तो 82 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, ओजोन परत सूर्य से अवरक्त किरणों को पृथ्वी तक नहीं पहुँचने देती है। यहाँ पे अवरक्त किरण लिखा है यानी कि इंफ्रारेड वेव, तो इंफ्रारेड वेव को पहुंचने देता है, जबकि पैरावैगनी किरण को पहुंचने नहीं देता है। तो यहाँ पे डी जो है गलत है, बाकी सभी जो है ए बी और सी जो है वो सही कथन है, डी जो है गलत कथन है। नेक्स्ट है 83 नंबर में, बोल रहा है कि फ्लोरोसिस अस्थि रोग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो फ्लोरोसिस जो रोग होता है वो पानी में फ्लोराइड के कारण होता है। तो 83 का ये ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 84 में, नेक्स्ट आइए 84 में, बुरा निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग बहुलक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेकेलाइट। ठीक है, बेकेलाइट इज अ क्रॉस लिंक थर्मोसेटिंग पॉलीमर ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट आइए 85 नंबर में, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपचायक शर्करा यानी कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुक्रोज। ठीक है, तो सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर इज अ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड एंड कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय द अदर सब्सटेंसेस। नेक्स्ट है 86 में, निम्नलिखित में से कौन एनाल्जेसिक है। तो 86 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नोवल्गिन। ठीक है, नोवल्गिन जिसको कि डाइपोरेन बोलते हैं, और नोवल्गिन इज अ नॉन इसका जो नोवल्गिन है, एक मिनट, हाँ, तो नोवल्गिन इज अ नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक ड्रग यूज्ड एज अ पेन रिलीवर। पेन रिलीव इसको करता है, यानी दर्द जो है उसको कम करता है। और जो ये पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, क्लोरोमाइसिटीन है, ये बी सी डी जो है ये जो है एंटीबायोटिक्स है। नेक्स्ट आई 87 में, सरसों के तेल और मिट्टी के तेल के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेपरेटिंग फनल के द्वारा, यानी कि पृथककारी कीप के द्वारा। एक्चुअली में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो दो तरल पदार्थ है उनका अलग अलग द्रव्य भार होता है। ठीक है, तरल से भार का डिफरेंस के कारण ही ये संभव हो पाता है कि उसको फिर अलग कर लिया जाता है कीप के द्वारा। हाँ, तो 87 का आपका बता दिया आंसर, इसका हो जाएगा पृथककारी कीप, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेपरेटिंग फनल। नेक्स्ट है 88 में, बोल रहा है फेनोलेप्थिलीन एक सिंथेटिक संकेतक है जिसका रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयनों में, यानी फेनोलेप्थिलीन जो है वो सिंथेटिक संकेतक है, और ये अगर अम्लीय रहेगा तो ये किस तरह का कलर, अगर इस पे अम्लीय में इसको डाला जाए तो किस तरह का कलर ये शो करेगा, तो ये रंगहीन करेगा, कलरलेस करेगा। और अगर सिंथेटिक और क्षार में डालेंगे तो ये जो है ये गुलाबी रंग देगा। ठीक है, ठीक है, तो इसका आप लोग याद रखिएगा 88 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रंगहीन और गुलाबी। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 89 में। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 89, बोला गर्म पानी में चीनी घोलकर चीनी की चाशनी बनाई गई, ठंडा होने पर चीनी के क्रिस्टल अलग हो गए, यह इंगित करता है। तो यह क्या इंगित करता है, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन जिसे उल्टा किया जा सकता है। इट इज़ अ फिजिकल चेंज एज नो न्यू सबस्टेंसेस विद डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन and properties is formed. During this process, only the state of matter changes and it can be reversed. फिजिकल क्वांटिटी जो भी भौतिक परिवर्तन होता है, फिजिकल चेंजेस होता है, क्या होता है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, जबकि केमिकल चेंजेस में ऐसा नहीं संभव है। नेक्स्ट है ये 90 नंबर में, बोला वह ध्वनिहीन नहीं होते हैं और ऊष्मा तथा बिजली के कुचालक होते हैं, यानी कि इंसुलेटर होते हैं। तो 90 का ये हो जाएगा ऑप्शन डी, अधातु यानी कि नॉन मेटल। Non-metals are generally poor conductors of heat and electricity. नेक्स्ट आइए 91 में, बुरा दो नोड्स के बीच मौजूदा तने के हिस्से को क्या कहा जाता है। तो दो नोड्स के बीच जो तना होता है उसको इंटरनोड्स कहते हैं, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा 91 का बी। नेक्स्ट आइए 92 में,
बोल रहा है जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। जूट जो है, जूट के मामले में सबसे पहला राज्य है पश्चिम बंगाल, ठीक है, याद रखिएगा, और दूसरे नंबर पर बिहार है। तो जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तना, यानी कि स्टेम, स्टेम से ये प्राप्त होता है। नेक्स्ट है ये 93 में, 93 बोल रहा है कि बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रख लें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडाशय से फल बनते हैं और बीजांड से बीज बनते हैं। नेक्स्ट है ये 94 में, ब्रेड में छिद्र किस गैस के निकलने से बनते हैं। ब्रेड जो होता है, जो ब्रेड होता है उसमें छिद्र यानी छेद जो हो जाता है वो किस गैस के निकलने से बनते हैं। तो 94 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। एक्चुअली में क्या होता है कि फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस दैट इज कैरिड आउट बाय द anaerobic respiration of microorganism. During this, CO2 gas is released when yeast is added to bread dough. It converts sugar into CO2 which causes bubbles to form resulting in a hole in the bread. तो क्या होता है कि जब इसमें ब्रेड में क्या होता है कि फर्मेंटेशन के दौरान जब ईस्ट उत्पन्न होता है तो उससे क्या होता है कि CO2 गैस निकलती है जिससे एक बबल बन जाता है, और बबल के कारण क्या होता है कि होल हो जाता है, छेद हो जाता है ब्रेड में। नेक्स्ट है ये 95 में, बोरा की कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा निर्मित होते हैं। तो 95 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो प्रकार का होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 96 में ये HIV एड्स किससे नहीं फैलता है। तो यहाँ पे याद रख लें, मच्छर के काटने से ये नहीं फैलता है, बाकी बिना उबली हुई चीज को प्रयोग से फैल सकता है। HIV संक्रमण वैक्सीन से भी फैल सकता है और सुरक्षित यौन संबंध से भी फैल सकता है। तो ऑप्शन ए से नहीं फैलेगा, यानी मच्छर के काटने से HIV एड्स जो है वो नहीं फैलता है। नेक्स्ट है ये 97 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है प्रोटोजोआ द्वारा होता है। तो ये आप लोग को पता होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के परजीवी के कारण होता है और इसका जो वाहक है वो मादा एनफ्लीज मच्छर होता है। नेक्स्ट है ये 98 में, बोरा स्लीप एनपिया, ठीक है, स्लीप एनपिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग, इसमें क्या हो जाता है, तो ये है कि ऑप्शन सी हो जाएगा, निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास जो है बाधित होते रहता है। तो 98 का यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ये यहाँ पे स्लीप एपनिया, याद रखिएगा, स्लीप एपनिया रोग, इसमें क्या होता है, निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास जो है वो बाधित होते रहता है। नेक्स्ट है ये 99 नंबर में, बोरा निम्नलिखित में से किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो देखिए, विटामिन जो है मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किया जाता है, किंतु इसमें कुछ अपवाद हैं जैसे कि B12, D तथा K, इसके अपवाद हैं, ठीक है। विटामिन ऐसे संश्लेषित मानव शरीर में नहीं किया जाता है, लेकिन B12, K और D का जो है वो मानव शरीर में इसका संश्लेषण होता है, ये एक अपवाद है। तो इस वजह से किसका शरीर में नहीं होता है पूछा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन ए का नहीं हो जाता है, क्योंकि तीनों तो अपवाद है तो इसका होता है। नेक्स्ट आइए 100 नंबर में, हाँ 100 नंबर बोल रहा है कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली हार्मोन कौन सा है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी है, तो 100 का याद रख लें आप लोग, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, TSH। और TSH का फुल फॉर्म क्या होता है, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, याद रखिएगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, और थायराइड ग्रंथि से जो थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन है वो TSH है या फिर थायरोट्रोपिन होता है, जिसका श्रवण जो है, जिसका उत्सर्जन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा होता है। नेक्स्ट है 101 में, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा कम से कम 2 देशों की सीमा से स्पर्श नहीं करती है, ठीक है। तो 101 का कम से कम 2 देशों की सीमा से स्पर्श नहीं करती है, तो इसमें जो भी ऑप्शन है या तो 3 देशों से या फिर 2 देशों से इसकी सीमा स्पर्श करती है। जैसे कि देखिए, सिक्किम जो है 3 देशों से
नेपाल, चीन, भूटान, पश्चिम बंगाल भी 3 देशों से, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मिजोरम जो हो गया म्यांमार बांग्लादेश से, और असम जो हो गया बांग्लादेश भूटान से। तो इस तरह से इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। यहाँ पे नहीं बोल रहा है तो यहाँ पे सभी तो करती है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है 102 में बोला निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला लघु हिमालय में अवस्थित नहीं है। यहाँ पे लघु हिमालय क्षेत्र में पूछ रहा है कि अवस्थित नहीं है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जास्कर पर्वत श्रेणी जो है वो लघु हिमालय के क्षेत्र में नहीं है, बल्कि जो जास्कर जो श्रेणी है, ठीक है, 102 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये जो है बृहद हिमालय का भाग है जास्कर। याद रखें, हिमालय बृहद हिमालय का भाग है जास्कर। नेक्स्ट है ये 103 में, 103 में यहाँ पे आपको मिलान करना है, ठीक है। तो 103 का मिलान कर लीजिए। लोकटक झील जो है वो मणिपुर में है, ठीक है, और भीमताल जो झील है वो उत्तराखंड में है, और कोलेरू जो है, कोलेरू आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, और पुलिकट झील आपका तमिलनाडु में हो जाएगा। तो इस तरह से इसका हो जाएगा 2, 1, 3, 4। तो ऑप्शन देख लीजिए 2, 1, 3, 4, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 104 में, यहाँ पे खनिज है और संबंधित राज्य है, पूछ रहा है कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है। तो 104 में देख ले, यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सभी दिया गया है वो सभी सम्मिलित हैं। जिप्सम राजस्थान, ग्रेफाइट अरुणाचल प्रदेश, निकेल उड़ीसा, और फ्लोर स्पार जो है गुजरात में ये खनिज पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 105 नंबर में बोला अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों ITCZ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है। यहाँ पे सही नहीं पूछ रहा है, तो देखिए कौन सा कथन सही नहीं है, याद रखिएगा सही नहीं है पूछ रहा है, तो कथन 3 जो है वो सही नहीं है, जबकि 1 और 2 जो है ये सही है। नेक्स्ट है ये 106 नंबर में, तो यहाँ पे देख लीजिए पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन में देखिए केवल 1 और 2 सही है, ठीक है, केवल 1 और 2 सही है। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, क्वेश्चन में कुछ पूछ रहा है, ऑप्शन कुछ दिया गया है। 106 नंबर में आइए, बोला जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी के संबंध में पूछ रहा है, तो देखिए जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटी में पाई जाती हैं, तो ये सही है। उसके बाद बोला कि प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। तो 106 का दूसरा जो है वो गलत है। और यहाँ पे एक चीज़ और रखिएगा, इसको बांगर नहीं बल्कि इसको खादर कहते हैं, और जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है, ये सही है। तो इसका मतलब सत्य जो 1 और 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 107 में, 107 में बोला कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इसका जो 107 का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 2 और 4 में, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। और एक चीज़ और नोट कर ले, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल नहीं, जबकि पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। 108 नंबर में आइए, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की जनसंख्या की वृद्धि नकारात्मक दर्ज की गई है। तो ये तो हो जाएगा ऑप्शन सी, नागालैंड की। क्यों? क्योंकि इसकी जो है -0.58% जो है वो जनसंख्या नकारात्मक में चली गई है। नेक्स्ट है ये 9 नंबर में, जंगली गद्धों का अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो ये तो आप लोग को पता होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात में। नेक्स्ट है ये 110 नंबर में, बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे सही कथन है, तो यहाँ पे देखिए सूर्य ग्रहण जो होता है अमावस्या को होता है। देखिए सूर्य ग्रहण जब भी होगा तो अमावस्या को होगा, लेकिन एक ये भी सत्य है कि सूर्य ग्रहण प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता है। तो ये कथन हमारा सही है, बाकी सभी गलत है। देखिए यहाँ पे चंद्र ग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा को होता है, ये गलत है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है, चंद्र ग्रहण जब भी होगा पूर्णिमा को होगा, ये बात सही है, लेकिन चंद्र ग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा को होगा, ये बात गलत है, ध्यान में रखिएगा।
और दूसरा जो बोला चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, ये गलत है। चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आता है, न कि चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है, ठीक है। तो चंद्र ग्रहण के दिन याद रखिएगा कि चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आता है। और ये दक्षिणी अयांत के दौरान सूर्य की अवस्थिति भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है, ये गलत है। दक्षिणी अयांत के दौरान सूर्य की जो अवस्थिति होती है वो मकर रेखा के ठीक ऊपर होती है। नेक्स्ट आइए 111 नंबर में। 111 में यहाँ पे ज्वालामुखी दिया गया है और संबंधित देश दिया गया है और इसका मिलान करना है, ठीक है। तो इसका देख लीजिए, मेरापी जो है मेरापी आपका हो जाएगा क्या 3 नंबर, इंडोनेशिया। मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। माउंट एटना जो ज्वालामुखी है वो इटली में है। कोलिमा ज्वालामुखी जो है वो मैक्सिको में है और सबनकाया ज्वालामुखी जो है वो पेरू में है। तो इस तरह से इसका 3, 2, 4, 1 सही आंसर हो जाएगा। तो 3, 2, 4, 1 ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 112 नंबर में। बोला निम्नलिखित में से कौन सुमलित नहीं है? तो 112 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वेज नहर। स्वेज नहर जो है वो सुमलित नहीं है। लाल सागर एवं अरब सागर ये जो दिया गया है ये सही सुमलित नहीं है, जबकि ये लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य में है, ठीक है। और एक चीज़ इसमें और नोट कर ले कि ये जो स्वेज नहर है वो विश्व की सबसे बड़ी नहर है और इसका निर्माण जो हुआ था 1869 में हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण मिस्र के द्वारा 1956 में हुआ था और इस नहर की कुल लंबाई 168 किलोमीटर है। नेक्स्ट आइए 113 नंबर में। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमलित नहीं है। यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे कि कौन सुमलित नहीं है पूछ रहा है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो सही सुमलित नहीं है। आमूर नदी जो है वो चीन और रूस के मध्य सीमा बनाती है, न कि चीन और मंगोलिया के बीच। तो यहाँ पे मंगोलिया के जगह रूस हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 14 नंबर में। बोरा के निम्नलिखित में से कौन सही सुमलित नहीं है। तो यहाँ पे कैंटबेरी फिनलैंड जो है वो सही सुमलित नहीं है, बाकी इसमें सभी जो हैं वो सही सुमलित हैं। नेक्स्ट आइए 115 में। बोरा सेवानिवृत्त होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का अगर न्यायाधीश अगर सेवानिवृत्त होता है तो वो फिर कहीं पे भी वकालत नहीं कर सकता है, तो इस तरह ये ऑप्शन ई हो जाएगा। लेकिन अगर बोलिए कि कोई व्यक्ति अगर उच्च न्यायालय से अगर सेवानिवृत्त होता है तो फिर वो कहाँ कहाँ वकालत कर सकता है, उसका एक रूल बना हुआ है। जैसे कि अगर उच्च न्यायालय का आर्टिकल 220 में कहा गया है, आर्टिकल 220 के अनुसार अगर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद उच्चतम न्यायालय एवं अन्य उच्च न्यायालय उन न्यायालयों में वकालत कर सकता है। यानी उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होगा रिटायरमेंट के बाद सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। नेक्स्ट आइए 116 में। आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। तो 116 का आप लोग नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये एग्जाम में पूछा गया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा आर्थिक समीक्षा जारी किया जाता है। नेक्स्ट आइए 117 नंबर में। 117 में बोल रहा है कि जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है। तो 117 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, नए उद्यमों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजियां हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये कई बार आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। जोखिम पूंजी अगर पूछेगा तो ऑप्शन डी हो जाएगा, नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी। 117 में आइए, जुड़वां घाटा किसे कहते हैं। तो 118 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजकोषीय घाटा एवं चालू खाता घाटा को जो है वो जुड़वां घाटा कहा जाता है। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसको द फिस्कल डिफिसिएट एंड करेंट अकाउंट डिफिसिएट टुगेदर आर नॉन एज ट्विन डिफिसिएट। नेक्स्ट है 119 में। बोरा एलके झा समिति का संबंध निम्न में से किससे है। तो 119 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, अप्रत्यक्ष कर से, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स से एलके झा समिति का संबंध है।
120 में आइए, केंद्रीय बजट में कौन पूंजीगत प्राप्तियां का एक भाग है? पूंजीगत प्राप्तियों का एक भाग है, यहाँ पे पूंजीगत लगाया गया है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा डिसइन्वेस्टमेंट। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 121 में निम्न में से किसे कागजी मुद्रा कहा जाता है? तो ये बहुत बार क्वेश्चन आप लोग को मिल गया होगा, तो इसका 121 का डी हो जाएगा SDR का, स्पेशल ड्राइंग राइट्स को जो है पेपर करेंसी या फिर आर्टिफिशियल करेंसी कहा जाता है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 122 में बोला कि भारत में मुद्रा के निर्गमन हेतु निम्न में से कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, यानी कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो है वो अपनाई जाती है। और ये कब से अपनाई जाती है? तो ये 1956 से ये इसकी प्रणाली शुरू की गई है। नेक्स्ट है 123 में बोला कि लिंग असमानता सूचकांक GII को मानव विकास रिपोर्ट में किस वर्ष शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 2010 में। और इसको नोट कर लीजिए कि UNDP द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 1990 से जारी किया जा रहा है। नेक्स्ट है 123 हो गया। नेक्स्ट है 124 में 124 बोल रहा है कि थोक मूल्य सूचकांक WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो ये 124 का हो जाएगा ऑप्शन ए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है 125 में 125 बोल रहा है कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो 125 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 80.76%। ठीक है। नेक्स्ट है ये 126 में वर्ष 2020-21 में बिहार राज्य का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहा? तो 126 का ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4.82%। 127 में ये वर्ष 2020-21 में बिहार के निम्न में से किस जिले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है? तो ये याद रख ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी हो जाएगा, कटिहार में। ठीक है। नेक्स्ट है ये 128 नंबर में 128 बोल रहा है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में शहरीय स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है? तो 128 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 243W। नेक्स्ट है ये निम्न में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मौलिक अधिकार ऊपर है? तो ये जो 129 नंबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप लोग याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोलकनाथ वाद में। वर्ष 1967 में गोलकनाथ एवं पंजाब राज्य मामला में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था। नेक्स्ट है 130 नंबर में 130 नंबर बोल रहा है हाँ कि केंद्र सरकार का यह कर्तव्य होगा कि प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण से रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है आर्टिकल 355 में। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 355। नेक्स्ट है 131 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल किसी भी राज्य विधेयक को, यानी कि राज्य विधानसभा या फिर विधान परिषद से जो विधेयक पारित होता है उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख सकता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 201 के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है ये 132 में सर्वसम्मति से निर्वाचित होने वाले भारत के राष्ट्रपति थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, नीलम संजीव रेड्डी। 1982 में ये भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, 1982 में। नेक्स्ट है 133 नंबर में पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर बने मंडल आयोग ने किस वर्ष अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 1980 में। याद रखिएगा, वर्ष 1979 में केंद्र सरकार की जनता पार्टी सरकार ने
बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया और इस आयोग ने वर्ष 1980 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। नेक्स्ट आइए 134 नंबर में सामान्य कार्य के लिए समान वेतन एक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का ये एक अंग है और इसका जो प्रावधान किया गया है 39D में किया गया है। नेक्स्ट आइए 135 नंबर में संसदात्मक शासन व्यवस्था में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। नेक्स्ट आइए 136 में बुरा नींद में से किस संविधान संशोधन द्वारा 136 बुरा नींद में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? तो 136 का इसका सही आंसर 136 का जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 31वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा। नेक्स्ट आइए 136 हो गया, 137 में आइए 137 बुरा नींद में से कौन संविधान में 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? तो 137 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता जो है वो 42वें संविधान संशोधन में नहीं जोड़ा गया। समान नागरिक संहिता जो है ये 42वें संविधान संशोधन में नहीं जोड़ा गया है, जबकि समान नागरिक संहिता का जो वर्णन है वो आप लोग बताएं समान किस में किया गया है। समान नागरिक संहिता जो है लागू अभी भारत के किसी एक राज्य में ही अभी है, उसका आप लोग आंसर बताएं कि किस राज्य में है समान नागरिक संहिता जो है वो लागू किया गया है। तो यहाँ पे याद कर ले, गोवा जो है जहाँ पे समान नागरिक संहिता लागू है। नेक्स्ट आइए 138 नंबर में शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है। ये 138 का किया है, इसका सही आंसर हो जाएगा किसमें संविधान संशोधन में? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए 139 में भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो 139 का ये हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 170। और 178 जो है वो विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आदि का प्रावधान करता है। और 176 जो है वो राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है। नेक्स्ट आइए 140 में पूरा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? तो 140 का डी हो जाएगा, राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से आर्टिकल 249 संबंधित है। अब जो यहाँ पे 10 क्वेश्चन मैथ्स होगा उसका मैं केवल आपको आंसर बता दूंगा और आप लोग इस वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चन पढ़ लें और सॉल्व करने का कोशिश करें। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तभी आप हमें कमेंट करके बताएं कि कौन सा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, उसका मैं स्क्रीनशॉट अपने टेलीग्राम चैनल confusion9.2.11 पे सेंड कर दूंगा। तो जो 141 का जो मैथ्स है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 घंटे। नेक्स्ट आइए 142 में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा सही से नोट कर लीजिएगा, ये 2NC3 है यानी कॉम्बिनेशन का ये क्वेश्चन है। ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे उसी में ये आता होगा, NCR का फार्मूला आप लोग को पता होगा तो ये इजीली बन जाएगा। तो ऑप्शन 20 का हो जाएगा 10। नेक्स्ट आइए 143 में, 143 का इसका जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6.1/4 दिन। 144 में अब आइए 144 में इसका जो हरात्मक माध्य यानी कि हार्मोनिक मीन जो होगा वो होगा 144 का ऑप्शन डी हो जाएगा 6। नेक्स्ट आइए 145 में इसका जो श्रेणी आसान है इसका अगला पद पूछ रहा है तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी 140। नेक्स्ट आइए 146 में पूछ रहा है कि इनमें से तीसरा कौन लंबा होगा तो ऑप्शन बी हो जाएगा टी। इसको अरेंज कीजिएगा तो टी तीसरा सबसे लंबा होगा। 147 में देख लीजिए यहाँ पे टेबल दिया गया है। ठीक है, और टेबल में जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके हिसाब से पूछ रहा है, यहाँ उसके हिसाब से इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 12.5% यानी कि 12.5%।
नेक्स्ट आई 148 नंबर में, 148 का जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7। नेक्स्ट आई 149 नंबर में, 149 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 50%। नेक्स्ट आइए और इस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन 150 में, ऑप्शन सी हो जाएगा 10%। तो इस तरह से करके हमारा ये टेस्ट भी कंप्लीट हो चुका है। मिलते ही जल्द न्यू टेस्ट में, इंपॉर्टेंट टेस्ट में। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।